नमस्कार साथियों, आज वाली क्लास में अपन जो जापान का संविधान है उसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा है जापान के संविधान में मौलिक अधिकार व कर्तव्य। फिर यहाँ जो है अधिकार दिए गए हैं जापान में नागरिकों के अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, न्यूनतम जीवन स्तर, संपत्ति का अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। जिस प्रकार भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य दिए गए, उसी प्रकार जापान के संविधान में भी वहां नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। जिस प्रकार जो स्वतंत्रता भारत के संविधान में नागरिकों को दी गई, उसी प्रकार की स्वतंत्रताएं वहाँ जापान के जो लोग हैं उनको दी गई हैं। तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वाली क्लास में अपन ने जो जापान के संविधान की विशेषताएं हैं, वहाँ संविधान का निर्माण हुआ, संवैधानिक विकास जो हुआ है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। तो यहाँ अपन देखते हैं कि जापान के संविधान में मौलिक अधिकार, तो जो जापान के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं वह अनुच्छेद 30 से 40 तक इन अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया गया है। तो जो जापान है, जापान एक आधुनिकतम विकसित राज्य जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का अद्भुत समागम है। अधिकारों के क्षेत्र में भी इन्हीं देशों की मिलीजुली छाप मिलती है। जापान के संविधान में एक संपूर्ण अध्याय यानी कि अध्याय 3 नागरिक अधिकारों की विवेचना के लिए रखा गया है। यानी कि अध्याय 3 में जो है वो नागरिक अधिकारों के लिए ही है। यानी कि आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार, तो अध्याय 3 में अनुच्छेद 30 से 40 तक इन अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया गया है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि समानता का अधिकार, यानी कि सभी लोगों को समानता होनी चाहिए धर्म, लिंग, जाति, वर्ग के आधार पर। तो अनुच्छेद जो जापान के संविधान का अनुच्छेद 14 द्वारा कानून के समक्ष समानता स्थापित की गई है। रंग, जाति, लिंग, पारिवारिक विशेषता, सामाजिक स्तर के आधार पर राजनीतिक, आर्थिक तथा सार्वजनिक जीवन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि रंग, जाति, लिंग, व्यापारिक विशेषता या सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। पीयर पद्धति समाप्त की जा चुकी, सामंतों और सामंतवाद को भी कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। वंशानुगत आधार पर कोई सम्मान, पुरस्कार और राज्य प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि इस प्रकार की जो लोगों के साथ भेदभाव की जो व्यवस्था है उसको समाप्त किया गया है। इस प्रकार से जो इस प्रकार में भारत में भी लगभग यही कारण है समानता के जो दिए गए हैं, और उसी प्रकार जापान के संविधान में भी है। दूसरा अपन बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जैसे भारत में लोगों को विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद 19 के तहत विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो उसी प्रकार जो जापान के संविधान में भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 19 यानी कि जापान के संविधान में भी अनुच्छेद 19 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि लोगों के विचारों तथा अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 21 में के अनुसार नागरिकों को समुदाय बनाने, भाषण देने और प्रेस की सरकार की आलोचना करने का अधिकार दिया गया है। यानी कि जिस प्रकार से भारत के संविधान में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों को दी गई है, उसी प्रकार जापान के संविधान में भी इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। संचार के साधनों द्वारा व्यक्तिगत गोपनीयता को नष्ट नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को विदेश जाने तथा विदेशी नागरिकता स्वीकार करने का भी अधिकार वहाँ दिया गया है। तो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं वहाँ दी गई हैं। तीसरी स्वतंत्रता की अगर बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, किसी भी धर्म का वो प्रचार कर सकता है। आदि व्यवस्था भारत के संदर्भ में भी यही है और जापान के संदर्भ में भी यही है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान ने लोगों को अंतःकरण की स्वतंत्रता दी है। राज्य द्वारा किसी भी धार्मिक संगठन को विशेष संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को किसी धार्मिक कार्य, समारोह, रीति में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि धर्म के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य द्वारा धार्मिक शिक्षा प्रदान करने का निषेध, यानी कि किसी विशेष धर्म की अलग से शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार जो है धार्मिक शिक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है। नंबर 4 की बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि किसी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से। तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के अनुसार नागरिकों से उनकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक
लिया हुआ श्रम अपराध माना गया है। किसी से बलपूर्वक रुपए पैसे नहीं लिए जा सकते, जो विधि के अनुसार दंडित होगा। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया है तथा अनुच्छेद 27 द्वारा बच्चों के शोषण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रकार से भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कल कारखानों में, मशीनरी में, होटल ढाबों पर काम नहीं कर सकते। उसी प्रकार जो है जापान में भी बाल श्रम पर अंकुश लगाया गया है। फिर अपन बात करते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार यानी सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 26 के अनुसार जापानी जो नागरिकों को योग्यता अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि उनकी संतान सामान्य शिक्षा ग्रहण करे। इस प्रकार से ये भारत में भी दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा प्राप्ति का अधिकार। अनिवार्य शिक्षा मुक्त है। उच्च स्तरीय शिक्षा प्रत्येक योग्य व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के ग्रहण कर सकता है। तो शिक्षा का अधिकार दिया गया है। न्यूनतम जीवन स्तर यानी कि उसके लिए अनुच्छेद 25 में ये व्यवस्था की गई कि समस्त प्रजाजनों को सांस्कृतिक जीवन के लिए न्यूनतम स्तर को बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी कि वो अपनी कला संस्कृति को जीवित रखने के लिए ऐसे उपाय करेंगे जिसकी परंपरा जीवित रहे। इस समय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर प्रगति करने का अविरम प्रयास वो करता रहे। फिर अपना नंबर 7 की बात करते हैं संपत्ति का अधिकार, यानी कि लोगों को संपत्ति का अधिकार रखने का अधिकार है। तो भारत में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया है कि संपत्ति का अधिकार भारत के मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, बल्कि जापान के संदर्भ में बात करें तो वहां संपत्ति का अधिकार लोगों को दिया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार लोगों को संपत्ति रखने का अलंघनीय अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक कल्याण हेतु राज्य को संपत्ति की सीमा के निर्धारण और जनता पर कराधान के अधिकार होंगे। यानी कि जनता पर टैक्स भी लगाया जा सकता है। सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु बिना मुआवजा दिए किसी की संपत्ति को राज्य हस्तगत नहीं कर सकता। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को सार्वजनिक निजी संपत्ति को राज्य अधिग्रहण कर रहा है तो उसको सार्वजनिक मुआवजा देना ही होगा। इसके बिना राज्य जो है उस पर कब्जा नहीं कर सकता। नंबर 8 की बात करते हैं आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार यानी कि अर्थ से संबंधित उनको अधिकार दिए गए हैं। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक स्वतंत्रताओं की प्रत्याभूति की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को काम करने और काम पाने का अधिकार है। काम की घंटे, पारिश्रमिक और विश्राम आदि कानून के द्वारा विनियमित होगा। श्रमिक संघों को मान्यता प्रदान की गई है। यानी कि किसी से अधिक समय तक कार्य नहीं करवाया जाता। कानूनी रूप से उनका जो समय है, काम के घंटे हैं, वो निश्चित किए गए हैं। नंबर 9 की बात करते हैं राजनीतिक अधिकार, यानी कि राजनीति में भाग लेने का अधिकार उनको दिया गया है। जैसे मतदान देने का अधिकार। संविधान के अनुसार प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मताधिकार प्रदान किया गया है। लोगों को सार्वजनिक पदों पर अधिकारियों को चुने पदस्थ करने का अधिकार है। सार्वजनिक अधिकारी जनता के सेवक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हानि की पूर्ति करवाने, सार्वजनिक अधिकारियों को हटवाने, कानूनों को बनवाने, अध्यादेशों में नियमों में कोई परिवर्तन करने की याचिका भेजने का अधिकार भी दिया गया है। तो इस प्रकार के जो मौलिक अधिकार जापान के नागरिकों को दिए गए हैं। समानता का अधिकार, ये बात आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। आप अपने नोट में नोट कर टॉपिकों को। सबसे पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, न्यूनतम जीवन स्तर, संपत्ति का अधिकार, आर्थिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। तो इस प्रकार के अधिकार जापान के नागरिकों को दिए गए हैं। तो इसके बाद अपन बात करते हैं जापान के संविधान में नागरिकों को दिए गए मौलिक कर्तव्य, यानी उनके मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। जिस प्रकार भारत के संविधान में भी मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार से जापान के संविधान में भी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। वो मौलिक कर्तव्य जो निम्न है वो मैं बोल रहा हूँ। अनुच्छेद 27 नंबर 1 है। अनुच्छेद 27 में काम पाने के अधिकार के साथ ही यह भी कहा गया है कि काम करना सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है। यानी मौलिक कर्तव्यों में अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि काम पाने के अधिकार के साथ ही यह भी कहा गया है कि काम करना सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है। नंबर 2 मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 30 के अनुसार विधि के अंतर्गत कर देना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य, यानी कि सरकार अगर टैक्स लगाती है, कर का प्रावधान करती है, वो सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है। नंबर 3
अनुच्छेद 36 के अनुसार सभी नागरिकों को यह कर्तव्य है कि वे अपने संरक्षण में विद्यमान सभी लड़कों या लड़कियों को कानून द्वारा विहित साधारण शिक्षा दिलवाएं। यानी कि शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक कर्तव्यों में समावेश किया गया है। यानी कि सभी को माता पिता अपने अधिकार है कि अपने बच्चों को सामान्य शिक्षा दिलवाने का वो प्रावधान करें। तो इस प्रकार जो है जापान के संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूछा जा सकता है, मौलिक अधिकारों के बारे में भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर अपन आगे वाले टॉपिक पे अपन बात करते हैं कि जापान में सम्राट, अब देखिए जिस प्रकार से ब्रिटेन में सम्राट है उसी प्रकार जापान में भी सम्राट है, तो उसके क्या कर्तव्य हैं, कौन से अधिकार उसको दिए गए हैं, इसके संदर्भ में अपन बात करेंगे। तो वो कौन से हैं वो अपन देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ हम बात करते हैं कि जापान में सम्राट जो है और सम्राट के कौन से कार्य अधिकार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो मेजी संविधान था, जापान के संविधान का जो प्राचीन रूप या पुराना संविधान जिसे कहते हैं, उसमें सम्राट को बहुत सी शक्तियां अधिकार प्राप्त है। लेकिन जो जब से नया संविधान लागू 1947 में जिसे 16वां संविधान भी कहा गया है, तो इसमें जो सम्राट के जो अधिकार शक्तियां हैं वो कम कर दिए गए हैं। तो वर्तमान में जो सम्राट की स्थिति है उसके बारे में देखते हैं कि संविधान यह घोषणा करता है कि सम्राट को शासन संबंधी शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी तथा वह राज्य के संबंध में केवल उन्हीं कार्यों को करेगा जो कि इस संविधान में वर्णित है। यानी कि शासन शक्तियां संविधान में कहा गया है कि जो सम्राट है उसको शासन संबंधी शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी, राज्य के संबंध में केवल वह उन्हीं कार्यों को करेगा कि जो कि इस संविधान में वर्णित हैं। संविधान के 30वें अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के समस्त मामलों में सम्राट के लिए मंत्रिमंडल की सलाह तथा स्वीकृति आवश्यक होगी। यानी कि अब जब नया संविधान लागू हो गया है उसमें अनुच्छेद 3 में व्यवस्था की गई है कि जो सम्राट अपनी मर्जी से कार्य नहीं करेगा वह मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इन उपबंधों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अब जापान का सम्राट ब्रिटिश राजा की भांति पूर्णतया एक वैधानिक शासक है। 1 जनवरी 1946 को सुप्रसिद्ध घोषणा में सम्राट हिरोहितो ने स्वयं लोकतंत्रीकरण को स्वीकार किया था कि स्वेच्छा से कोई कार्य नहीं। जो आप देखते हैं कि अपन सम्राट के कार्य अधिकार है वो कौन सी इसमें दिए गए हैं, 3 अधिकार शक्तियां उसको दी गई है, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति और न्यायिक शक्ति। यानी कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में अपन बात करते हैं जैसे प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति वगैरह की बात करते हैं। विधायिका से संबंधित जैसे उसका वहाँ की संसद डायरेक्ट का अधिवेशन बुलाना, संसद को आहूत करना, या विधायिका से विधेयकों के संदर्भ में न्यायिक शक्तियों में न्यायाधीशों की नियुक्ति वगैरह को हटाने की प्रक्रिया। तो ये जो अधिकार हैं वो सम्राट को यहाँ दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम्राट की कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्तियों में कहा गया है कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री कौन होगा इसका निश्चय तो डायरेक्ट करती है, लेकिन जो है वो उसको शपथ दिलाने का कार्य करता है, नियुक्ति का कार्य करता है। सम्राट द्वारा नियुक्ति केवल औपचारिकता है, यानी कि सम्राट सिर्फ उसको औपचारिकता को वो पूरी करता है। दूसरी शक्ति की बात करते हैं राज्य के मंत्रियों कानून द्वारा व्यवस्थित अन्य अधिकारियों की नियुक्ति व पदोन्नति को प्रमाणित करना। यानी कि जो सरकार के द्वारा जो अन्य मंत्री और अधिकारी हैं उनको हटाने का और उनकी पदच्युति होती है उनको हटाने का उसको प्रमाणित करने का कार्य सम्राट करता है। तीसरे पर बात करते हैं राजदूतों और मंत्रियों की शक्तियों एवं प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करना। यानी कि राजदूतों और जो मंत्रियों की शक्ति वगैरह है उनकी नियुक्ति हटाने की प्रक्रिया वो सम्राट करता है। नंबर 4 अपन बात करते हैं सम्मान के स्रोत के रूप में सम्राट सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान करता है। यानी कि जो देश के सर्वोच्च पुरस्कार हैं, पदवियां हैं, उनका वितरण यानी कि राष्ट्रपति का सम्राट करेगा। वहाँ पुष्टिकरण आलेखों कानून द्वारा व्यवस्थित अन्य कूटनीतिक आलेखों को सम्राट प्रमाणित करता है। वह विदेशी राजदूतों और मंत्रियों का स्वागत करता है। तो इस प्रकार की जो अधिकार हैं, शक्तियां हैं सम्राट को, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां उसको दी गई हैं। मतलब नंबर 2 पर बात करते हैं विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियां उसको दी गई हैं। सम्राट डायरेक्ट के सत्र बुलाता है। कार्यकाल की समाप्ति पर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रत्येक
को भंग करने का कार्य करता है। यानी कि विधायी शक्तियों के संदर्भ में अपन बात करते हैं, जो सम्राट है वो डाइट का सत्र बुलाता है, कार्यकाल की समाप्ति पर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रतिनिधि सभा को भंग करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए प्रतिनिधि सभा का सत्र चल रहा है तो उसको बंद करने का कार्य कौन करेगा? सम्राट, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सिफारिश से करेगा। नंबर 30 उसकी विधायी शक्ति डाइट के सदस्यों के कानून चुनावों की वो घोषणा करता है। नंबर 4 समस्त राष्ट्रीय कानूनों, संवैधानिक संशोधनों, मंत्रिमंडलीय आदेशों तथा संधियों को लागू करने का कार्य वो करता है या लागू करवाने का कार्य करता है। तो ये सब जो अधिकार हैं उसकी विधायी शक्तियों के तहत गिने जाते हैं। नंबर 3 बात करते हैं न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों में न्यायिक क्षेत्र में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वो नियुक्त करता है। यानी कि जापान का जो सर्वोच्च न्यायालय उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सम्राट करता है, लेकिन मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के सिफारिश के आधार पर उस नाम की पुष्टि होती है। उसके बाद उसको नियुक्ति का जो कार्य है वो सम्राट के द्वारा किया जाता है। तथा सामान्य विशेष प्रकार के क्षमादान, दंड को कम करना, निलंबित करने या अधिकारों को पुनः प्रदान करने के आदेशों को प्रमाणित करना, यानी कि वो सम्राट जो है उसको किसी व्यक्ति को जैसे मान लीजिए मृत्युदंड प्राप्त हुआ है उसके दंड को कम करना या क्षमा करना आदि अधिकार भी सम्राट को दिए गए हैं। उस प्रकार की जो है न्यायिक अधिकार और शक्तियां दी गई हैं। 3 प्रकार की शक्तियां अधिकार है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, विधायी शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। अब जो वर्तमान में है जापान का जो सम्राट है उसकी क्या स्थिति है? जापान के सम्राट की स्थिति तो 3 बिंदुओं पर अपन यहाँ चर्चा करते हैं कि अब सम्राट विशुद्ध रूप से एक वैधानिक शासक है, अब सम्राट एक अनुदान प्रतीकात्मक है और जापान में सम्राट के पद की महत्ता जो है वो है क्या है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि जापान में सम्राट की स्थिति। तो नंबर पहला बिंदु कि अब सम्राट विशुद्ध रूप से एक वैधानिक शासक बन गया है। तो नवीन संविधान के अंतर्गत सम्राट का पद शक्ति का पद न रहकर एक वैधानिक अध्यक्ष का पद ही रह गया है। यानी कि पुराना जो संविधान है मैगी संविधान उसमें सम्राट को बहुत से अधिकार और शक्तियां दी गई हैं, लेकिन नए संविधान में सिर्फ उसको एक वैधानिक बना दिया गया है, उसके पास इतने अधिकार और शक्तियां नहीं है। सम्राट अब शासन का अध्यक्ष न रहकर राज्य का प्रतीक मात्र है। अब राज्य की सर्वोच्च सत्ता सम्राट में निहित न रहकर प्रजाजनों में निहित है। यानी कि सर्वोच्च सत्ता सम्राट में निहित नहीं है। सम्राट पद के मूल में प्रजाजनों की इच्छा अर्थात जनता ही सम्राट की इच्छा का स्रोत है। शासन कार्य में किसी प्रकार की पहल सम्राट की ओर से नहीं की जा सकती। तो यानी कि वो एक नाम मात्र का शासक ही कहा जा सकता है। नंबर 2 बिंदु की बात करते हैं कि अब सम्राट का अनुदान प्रतीकात्मक है, सिर्फ यानी कि कोई सिर्फ प्रतीक के रूप में ही है। नए संविधान के अंतर्गत सम्राट का कार्य भाग केवल प्रतीकात्मक है। तकनीकी दृष्टि से वह राज्य का प्रधान तक नहीं, संविधान में उसे केवल राज्य तथा जनता की एकता का प्रतीक माना गया है। नए संविधान में सम्राट की प्रतीकात्मक तथा वैधानिक स्थिति यानगा के इन शब्दों में प्रकट होती है। यानी कि एक विचार का यानगा वो क्या कहते हैं सम्राट के बारे में कि यह अब पहले से भी अधिक स्पष्ट है कि सम्राट राज्य करता है न कि शासन। यानी कि सम्राट अब शासन नहीं करता। व्यवहार में ब्रिटिश राजा की तुलना में जो कि शासन प्रक्रिया में पर्याप्त और निश्चित भाग लेता है, जापान के सम्राट की शक्ति शून्य के बराबर है। यानी कि जापान सिर्फ वो नाम मात्र का अधिकारी है, उसके पास शक्तियां नहीं है। जापान में सम्राट राजनीतिक प्रश्नों पर सार्वजनिक रूप से अपना मत प्रकट नहीं कर सकता और न ही प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णयों को करने में संवैधानिक रूप से अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकता है। यानी कि उसके पास इतना पावर नहीं है कि वो अपना किसी प्रकार का मत प्रकट कर सके। जापानी सम्राट केवल उन्हीं कृत्यों को करता है जिनका संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है या स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, और ये कार्य केवल जनता के नाम पर करता है जिसमें संप्रभुता का निवास है। यानी कि जापान में जो है जनता को सर्वे सर्वा माना गया, संप्रभुता जो है जनता में निवास करती है। तीसरी अपन बात करते हैं कि जापान में सम्राट के पद की महत्ता, यानी कि क्या अभी भी जापान का जो सम्राट का जो पद है उसकी क्या महत्ता है अभी भी, उसके बारे में है कि जो जापान का जो सम्राट है विश्व के शक्तिहीन राज्य के अध्यक्षों में से एक है।
वह राज्य का केवल आलंकारिक प्रधान है। उसका संबंध केवल राज्य के औपचारिक कार्यों से है। शासन के मामलों में वह दखल नहीं दे सकता। वह स्वेच्छा से कोई कार्य नहीं करता। इसका अर्थ यह है कि जापान की संवैधानिक प्रणाली में सम्राट का पद व्यर्थ है। संसदीय शासन होने के कारण यह पद अपरिहार्य है। जापान के सम्राट का नैतिक प्रभाव अविशेष और उसका अपने देश में बहुत आदर सम्मान होता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए सम्राट के पद का कोई कार्य नहीं है तो वो पद समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी भी जो जापान का जो संविधान है उसमें सम्राट का बहुत ही आदर सम्मान है वहाँ के लोगों में अभी भी। जापानियों का अपने सम्राट के साथ ऐसी भावुकता का संबंध है जिसे मापा नहीं जा सकता। जापान के इतिहास में सम्राट की स्थिति नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में सदैव ही उत्तम रही है और आज भी है, यानी कि जनता के साथ उसका जो लगाव है, जुड़ाव है, वो आज भी लगातार बना हुआ है। अब जैसे अपन देखते हैं कि ब्रिटेन का सम्राट है और जापान का जो सम्राट है उसमें क्या अंतर है, वो अपन देखते हैं कि इंग्लैंड में सीमित राजतंत्र की स्थापना हो चुकी है और पूर्ण लोकतंत्र का विकास हो गया है। तो जापान में भी सीमित राजतंत्र की स्थापना हो चुकी है और पूर्ण लोकतंत्र का विकास हो चुका है। इंग्लैंड में जो राजा है वो राष्ट्र तथा साम्राज्य की एकता का प्रतीक माना जाता है। वहीं जापान में भी सम्राट जो है राष्ट्र की एकता के प्रतीक माने जाते हैं। यानी कि बहुत कम अंतर देखने को मिलता है जापान के सम्राट में और जो है ब्रिटेन के सम्राट में। तो ये एक तरह से आपको मोटा मोटा पूछा जा सकता है सम्राट के विषय में कि कौन से अधिकार उसको दिए गए हैं। एक बार मैं यहाँ दोबारा से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि जो सम्राट के अधिकार है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां उसको, न्यायिक शक्तियां उसको दी गई हैं। और जो सम्राट की जो स्थिति है वो अब सम्राट विशेष रूप से एक वैधानिक शासक अभी भी है, पर राज्य का वो प्रतीकात्मक है। सम्राट के पद का महत्व आज भी लगातार बना हुआ है। तो ये जो छोटी छोटी बात है वो आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है कि किस देश में सम्राट एक वैधानिक प्रधान है। जैसे मान लीजिए उसमें ब्रिटेन का नाम नहीं दिया, वो जापान का दे रखा है, उसमें आपको जापान को ही सही मानना है। तो ये जो सम्राट का छोटा सा टॉपिक है, इससे पहले अपन ने वहाँ के संविधान के बारे में जो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा करी। तो दोस्तों मित्रों ये याद रखना कि सवाल आपसे कहीं से भी पूछा सकते हैं, मौलिक अधिकार या कर्तव्यों के बारे में पूछा जा सकता है या जापान के सम्राट के बारे में भी आपसे यहाँ सवाल पूछा जा सकता है। तो आप लगातार लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ आपको लिखना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना लिखे आपको परीक्षा में नंबर नहीं मिल पाएंगे। और अगर लिखने की सही है तो आप एग्जाम में प्रभावित करने की यहाँ कोशिश करेंगे, उससे आपको नंबर आसानी से मिलने के चांस